डिक्टेशन स्टार्ट होगी ठीक 5 सेकंड बाद। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में केरल सबसे आगे है। देश का पहला संक्रमित मरीज यहीं पर मिला था और तब से यह राज्य टेस्ट करने, संक्रमित लोगों का पता लगाने और रोगियों के इलाज में अत्यधिक सक्रिय रहा है। इसी का नतीजा है कि 15 अप्रैल तक यहां कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या सिर्फ 2 थी, जबकि 179 रोगी ठीक होकर अपने घर लौट चुके थे। कोई दूसरा राज्य इस तरह कोरोना के खिलाफ सफल नहीं हो सका है। देखा जाए तो केरल ने कोरोना संक्रमण को थामने में वाकई सफलता हासिल कर ली है। पैरा पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में भी संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ अब तक 1200 से ज़्यादा लोग इस संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। बेशक यहाँ ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 2 अंकों में है, मगर मृत्यु दर थामने के लिए यह राज्य भरसक कोशिश कर रहा है, जिसमें यह सफल होता हुआ भी दिख रहा है। पैरा देश के ज़्यादातर राज्यों की तुलना में इन दोनों सूबों में चिकित्सा ढांचा पहले से बेहतर रहा है और यहाँ स्वास्थ्य कर्मी भी खासे प्रशिक्षित हैं। तमिलनाडु ने तो निजी चिकित्सा सेवाओं को अच्छी तरह से विकसित किया है, जिसके कारण यह चिकित्सा पर्यटन के ठिकाने के रूप में जाना जाता है। ये दोनों राज्य बीते कुछ वर्षों से पहले अपने कुल व्यय का करीब 5% सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्य भी अब अपने यहाँ बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा खड़ा करने को लेकर काम करने लगे हैं, लेकिन उन्हें इन दोनों दक्षिणी सूबों की बराबरी करने के लिए अभी काफ़ी कुछ करना होगा। लेकिन इन दोनों दक्षिणी राज्यों की यह शिकायत भी है कि उन्हें केंद्र से पर्याप्त मदद नहीं मिल रही है। दिलचस्प यह है कि केरल में वामपंथियों का शासन है, जो केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की विरोधी है, जबकि तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक की सरकार है, जो भगवा पार्टी की करीबी सहयोगी है। दक्षिणी राज्य खासतौर से केरल और तमिलनाडु को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से खासा नुकसान हुआ है। दोनों राज्य अपने चालू बजट से जूझ रहे हैं। केरल को चालू वित्तीय वर्ष में 4300 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है, क्योंकि विभाज्य पुल में इसकी हिस्सेदारी 2.5% से घटकर 1.94% हो गई है। 15वें वित्त आयोग की प्रतिकूल शर्तों और केंद्र द्वारा करों के किए गए बंटवारे के कारण राज्य के फंड कम हुए हैं। अनुमान है कि केरल को विभाज्य पुल में 22% का नुकसान हुआ है और यदि करों के बंटवारे के कारण हुए घाटे को इसमें जोड़ दिया जाए तो यह घाटा करीब 31% हो जाएगा। इसी तरह बेहतर जनसंख्या नियंत्रण उपायों के कारण तमिलनाडु को भी नुकसान उठाना पड़ा है। चूंकि जनसंख्या के आधार पर ही केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का फॉर्मूला तय किया गया है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने वाले केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जबकि ज़्यादातर राज्यों की तरह केरल और तमिलनाडु में भी खर्च बढ़ ही रहे हैं और राजस्व में तेजी नहीं आ रही है। अनुमान है कि केरल में पिछले 6 वर्षों में
15% बढ़ा है, लेकिन राजस्व में महज 10% की बढ़ोतरी हुई है। आम बजट की कुल प्राप्ति में राज्यों की हिस्सेदारी कम होना भी एक अन्य मसला है। पिछले साल राज्यों को विभाज्य पुल में उनके हिस्से के रूप में 35% मिला था, जबकि 14वें वित्त आयोग ने 2015-16 में उन्हें 42% हिस्सा दिया था, मगर 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के विभाज्य पुल में हिस्सेदारी घटाकर 41% कर दी। दक्षिणी राज्य शिकायत कर रहे हैं कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को यह कहकर प्रचारित किया गया था कि भारत को सहकारी संघवाद की ओर ले जाया जा रहा है, मगर जब इस पर अमल करने की बारी आई तो इसे नकार दिया गया। पैरा आमदनी के लिहाज से भी देखें तो केरल को करीब 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केरल इतनी ही राशि अपने स्वास्थ्य मद में खर्च करता है और इसका 3 गुना यानी 21,000 करोड़ रुपए अपनी शिक्षा पर। केंद्र से जीएसटी का बकाया न मिलने के कारण भी राज्यों को अभी नकदी संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र ने अपने सभी बकाये के भुगतान का वादा किया है। बीते दिनों मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश में यह आश्चर्य जताया गया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तमिलनाडु को महज 510 करोड़ रुपए क्यों दिए गए हैं। अदालत ने माना कि यह पैसा पर्याप्त नहीं है। कोर्ट का यह आकलन इस तथ्य पर आधारित था कि तमिलनाडु में संक्रमित मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में उसे बहुत कम पैसा मिला है। दरअसल 3 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महामारी की रोकथाम के उपाय के लिए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के तहत सभी राज्यों को 11,092 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी। आवंटन 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है, लिहाजा सबसे अधिक संक्रमित मरीजों वाले राज्य महाराष्ट्र को 1611 करोड़ रुपए मिले, जबकि केरल को महज 157 करोड़ रुपए, जो उत्तर प्रदेश 966 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश 910 करोड़ रुपए, ओडिशा 810 करोड़ रुपए, राजस्थान 740 करोड़ रुपए, बिहार 708 करोड़ रुपए, गुजरात 662 करोड़ रुपए जैसे ज़्यादातर राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। फिर उत्तरी राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों की आबादी भी कहीं तेजी से बुजुर्ग हो रही है। कोरोना वायरस से बुजुर्गों को ज़्यादा खतरा होने के बावजूद इन दोनों राज्यों को महामारी से लड़ने के लिए कम फंड दिए गए। अव्वल तो घटती आबादी के कारण उन्हें पहले से ही कम धन आवंटित किया जा रहा है और अब बुजुर्ग आबादी के कारण वे फिर से नुकसान के मुहाने पर हैं। इन राज्यों ने पहले ही न्यू इंडिया 2022 के प्रति नाखुशी जता दी थी और कहा था कि राज्यों को ऐसा निश्चित नीतिगत रुख अपनाने के लिए मजबूर किया गया जो अपनी प्रकृति में राजनीतिक है।